हेलो एंड वेलकम टू गुरुजी उत्तराखंडी। पॉलिटी की लेक्चर सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, तो आज हम जानेंगे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। ठीक है, इससे जुड़े हुए कुछ अहम पहलुओं को। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो जानते हैं, देखिए कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय वो सर्वोच्च न्यायालिक ठीक है, न्यायिक न्यायालय है। ठीक है, अब देखिए देखिए इसमें देखिए आपके हमारे जो इंडिया में कोर्ट, देखिए हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, और आपके जो है वेरियस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी हैं। ठीक है, सबॉर्डिनेट कोर्ट बोलते हैं इनको, सबॉर्डिनेट कोर्ट बोलते हैं। ठीक है, सबॉर्डिनेट कोर्ट निचली अदालत है जिसको बोलते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट ये सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, और जो निचली अदालत हो गई वो आपकी हो गई सबॉर्डिनेट कोर्ट। ठीक है, निचली अदालत हो गई। अब देखिए, तो क्या है, भारत का जो ये सुप्रीम कोर्ट है सबसे ऊपर की कोर्ट है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिएगा, अब देखिए 3 टियर स्ट्रक्चर है भारतीय के संघीय राज्य। देखिए संघीय राज्य क्या होता है ये भी समझ लीजिए पहले। संघीय राज्य देखिए, संघीय राज्य वो होता है जिसमें देखिए पावर जो है डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है। ठीक है, बटी हुई रहती है। देखिए जैसे केंद्र सरकार है, तो केंद्र सरकार की अपने शक्तियां हैं। ठीक है, वो अपने उसके क्षेत्राधिकार है। ठीक है, वहां वो कार्य कर सकता है। ठीक है, केंद्रीय सरकार है। ठीक है, उसके बाद राज्य सरकार, तो राज्य सरकार के अपने जो है वो जो शक्तियां वो बटी हुई हैं। ठीक है, केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों की शक्तियां जो बटी हुई हैं। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि राज्य सरकार जहां पर राज्य सरकार का क्षेत्राधिकार हो, केंद्र सरकार सरकार जो है वो राज्य सरकार को जो है परेशान कर रही हो कि यहाँ पर जो है हस्तक्षेप कर रही हो। ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके का जो देश होता है या राज्य होता है, तो उसको हम बोलते हैं संघीय राज्य, जहाँ पर जो पावर्स होती हैं, शक्तियाँ होती हैं, वो बटी हुई होती हैं। ठीक है, संविधान द्वारा। तो उसको हम फेडरल स्टेट कहते हैं, फेडरल स्टेट भी कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं संघीय राज्य। ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखिए 3 स्तरीय हमारा संरचना है, हमारे जो कोर्ट्स हैं। ठीक है, न्यायालयों की 3 स्तरीय संरचना है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर है, उच्च न्यायालय उस सेकंड नंबर पे आता है, उसके बाद है अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, सबऑर्डिनेट कोर्ट जो होंगे। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और एकीकृत न्यायिक प्रणाली है। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट अलग चल रहा है, हाई कोर्ट अलग चलता है, सबऑर्डिनेट अलग चलता है। ठीक है, जुड़ी हुई है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है वो। ठीक है, ये एक ही सिस्टम के पार्ट है, एक ही सिस्टम के पार्ट है। ठीक है, ये सबसे नीचे फिर उसके ऊपर ऐसे करके। ठीक है, अलग नहीं चलती, एकीकृत न्यायिक प्रणाली है, जिसे हम बोलते हैं यूनिफाइड कोर्ट सिस्टम। ठीक है, यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम में बोलते हैं। अब देखिए क्या खास है इसमें, देखिए संवैधानिक प्रावधान है कौन कौन से हैं, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में जिक्र किया गया है। तो उसमें देखिए भारत संविधान का 5वां भाग। ठीक है, 5वां भाग जो है इसके बारे में बात करते हैं, ये पता होना चाहिए। अध्याय 6 संघ न्यायपालिका के जो है वो प्रावधान उसमें लिखे गए हैं, ये पता होना चाहिए आपको। अब देखिए संविधान का जो 5वां भाग है, उसमें अनुच्छेद 124 से लेकर 147 में लिखा गया है सर्वोच्च न्यायालय के संगठन के बारे में। ठीक है, किस तरीके से इसका संगठन बना हुआ है, स्वतंत्रता। ठीक है, क्या क्या सुप्रीम कोर्ट को फ्रीडम दी गई है, फ्रीडम उसके पास क्या क्या स्वतंत्रता है, ये अधिकार उसके पास क्या अधिकार है, क्षेत्र कहाँ, अधिकार क्षेत्र क्या क्या है उसका। ठीक है, ठीक है, कहाँ कहाँ जो है सुप्रीम कोर्ट के जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है अपना अधिकार जो है स्थापित कर सकता है, या क्षेत्र कौन सा है उसका, ये वो है। शक्तियाँ कौन कौन सी है, क्या किन किन शक्तियों से जो है वो सुप्रीम कोर्ट को दी गई हैं जो। और और सारी प्रक्रियाएं जो है 124 से लेकर 147 के बीच में जो है वो आर्टिकल यहाँ आपको मिल जाएंगे। आर्टिकल 124 से लेकर 147 के बीच में आपको दी गई हैं। ठीक है, पार्ट 5वें में, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखिए क्या है इसका ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका संगठनात्मक ढांचा क्या है, ये हम जानते हैं। इसी संगठनात्मक ढांचे में क्या है, देखिए वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं, ये आपको पूछा जाए तो ये है 31। ठीक है, 31 न्यायाधीश हैं, 31 न्यायाधीश हैं, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश हुआ और दूसरा 30 अन्य जो है न्यायाधीश हो गए। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश सीजीआई, जिसे हम सीजीआई बोलते हैं। ठीक है, तो एक सीजीआई हो गया, और 30 जो हो गए अन्य हो गए। ठीक है, 30 जो हो गए अन्य न्यायाधीश हो गए। आगे बात समझ में, जज हो गए। ठीक, उसके बाद देखिएगा सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस, बिल ऑफ 2019 हैज एडेड 4 जजेस टू स्ट्रेंथ। ठीक है, अब देखिए 2019 का जो बिल था, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में, ये सुप्रीम कोर्ट बिल 2019 का, ठीक है, पार्लियामेंट में आया। वहां 4 जजों को और बढ़ा दिया गया, 4 जजों की संख्या और बढ़ा दी गई। ये आपको पता होना चाहिए। जो जजों की संख्या जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, जो जुडिशियल स्ट्रेंथ है वो 34 है, लेकिन अभी जो है वो 31 ही है। ठीक है, वैसे जो इनका 34 हो सकते हैं, लेकिन 34 जो है मैक्सिमम हो सकते हैं, लेकिन अभी 31 जज है हमारे सुप्रीम कोर्ट में, ये आपको पता होना चाहिए। 34 जो है वो कुल संख्या है, कितने हो सकते हैं। ठीक है, 34, 34।
उसके बाद देखिए अपॉइंटमेंट किस तरीके से होता है, कैसे हम हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजों का अपॉइंटमेंट होता है, ठीक है? इनकी नियुक्ति किस तरीके से होती है देखिए। अब देखिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये आपको पता होना चाहिए, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। अब देखिए राष्ट्रपति किस तरीके से नियुक्त करता है। सीजीआई की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से के परामर्श करने के बाद की जाती है जिन्हें वो आवश्यक समझता है। देखिए अपॉइंटमेंट किसने करना है? राष्ट्रपति ने करना है। राष्ट्रपति ने अपॉइंटमेंट करना है, ठीक है? लेकिन ये राष्ट्रपति को जो नाम भेजे जाएँगे, ठीक है? नाम भेजे जाएँगे, किसके द्वारा भेजे जाएँगे? सीजीआई, ठीक है? सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश, ठीक है? मुख्य न्यायाधीश, ठीक है? मुख्य न्यायाधीश जो होगा वो कुछ, ठीक है, अन्य जज होंगे, अन्य जज होंगे, ठीक है? जो सीनियर मोस्ट जज होंगे, ठीक है? सीनियर मोस्ट जज होंगे उनके ठीक है, ये सीनियर न्याय जज होंगे, अन्य जज होंगे, ठीक है? तो एक दो जज और मिला के, ठीक है, यहाँ पर एक जो है ये कोलिजियम सिस्टम बन जाएगा, ठीक है? इसको कोलिजियम सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलिजियम सिस्टम कहते हैं। अभी इसके बारे में हम आगे आने वाले स्लाइड में पढ़ेंगे। कोलिजियम प्रणाली बोलते हैं, सिस्टम बोल दीजिए आप। ये कोलिजियम सिस्टम कहते हैं इसको, ठीक है? ये अब ये नेम जो है वो भेजेगा अपने सरकार को भेज देंगे, ठीक है? ये गवर्नमेंट को भेज देंगे, सरकार को नाम भेजे जाएँगे। इनके द्वारा जो जो नाम चुने हुए होंगे इनको सरकार को भेजा जाएगा। सरकार जो है वो राष्ट्रपति को भेज देगी वो, कि राष्ट्रपति क्योंकि करना किसने, अपॉइंटमेंट किसने करना है? राष्ट्रपति ने करना है। तो जो जज द्वारा ये कोलिजियम है, कोलिजियम भेजेगा सरकार को नाम, और सरकार किसे भेज देगी? राष्ट्रपति को भेज देगी। ये आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रपति ने क्या है, क्योंकि नियुक्त किसने करना है? राष्ट्रपति ने। अब देखिएगा उसके बाद क्या है अगली लाइन में, और जो अन्य न्यायाधीश जैसे ये तो रहा चीफ जस्टिस की नियुक्ति, ठीक है? सीजीआई अपॉइंट प्रेसिडेंट ने करना है आफ्टर कंसल्टेशन विद सच जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज ही डीम्स नेसेसरी, ठीक है? अब देखिए अन्य जज किसने करना है? अन्य जजों को नियुक्त करना, देखिए सीजीआई प्लस कुछ 2-3 सीनियर मोस्ट जज होंगे, ठीक है? अब सीजीआई जब हमारे मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो रही थी, किसने करनी थी? प्रेसिडेंट ने करनी थी। प्रेसिडेंट किसके साथ सलाह मशवरा करेगा? वो करेंगे अपने सुप्रीम कोर्ट के कुछ सीनियर मोस्ट जज होंगे या हाई कोर्ट के कुछ सीनियर मोस्ट जज होंगे, उनके साथ जो है सलाह मशवरा करेगा, मतलब उनके साथ बैठकर जो है जो अपने प्रेसिडेंट होंगे, राष्ट्रपति होंगे, वो नियुक्त करेंगे। अब देखिए जब अन्य जजों की नियुक्ति होगी सुप्रीम कोर्ट में, तो वो किसके द्वारा होगी? सीजीआई, और जो अपने दो सीनियर जज होंगे वो नाम भेजेंगे अपने सरकार को, और सरकार जो भेजेगी राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति क्या कर देंगे? हस्ताक्षर कर देंगे उसको, उनको नियुक्त कर देंगे, ठीक है? इसके बाद देखिए क्या रहा, कोलिजियम सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। देखिए कोलिजियम सिस्टम क्या रहा। ये कोलिजियम सिस्टम क्या है? देखिए जजों को नियुक्त करने की है, न्यायाधीशों को नियुक्त और स्थानांतरण करने के लिए किया जाता है, ठीक है? ये कोलिजियम सिस्टम होता क्या है, जो कि कुछ जजों, इसमें कुछ जज होंगे, ठीक है? और इन्होंने क्या करना है, जब जजों की नियुक्ति करनी है, ठीक है, तो इसमें सीजीआई प्लस कुछ एक दो जज होंगे, ठीक है, जिन्होंने क्या है नाम भेजने हैं सरकार को, कौन सा जज बनेगा अब आगे जो है। अच्छा उसके बाद देखिए ये जो कोलिजियम है, ये कोलिजियम के बाद जो है कोलिजियम प्रणाली, इसका ना तो संविधान में ज़िक्र है, ना ये संविधान में ज़िक्र है, और ना कहीं की अमेंडमेंट में ज़िक्र है, ठीक है? ये कोलिजियम सिस्टम का संविधान, कोई पूछा आप संविधान में क्या इसका ज़िक्र है, तो यहाँ पर संविधान में कहीं ज़िक्र नहीं है इसका, ठीक है? अब देखिएगा कि इसका प्रमुख कौन होता है? कोलिजियम जो सिस्टम है, ठीक है? जजों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए, उनके ट्रांसफ़र के लिए, तो उसका प्रमुख कौन होता है? तो देखिएगा कोलिजियम की अध्यक्षता कौन करते हैं? सीजीआई करते हैं, ठीक है? चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश करेंगे, और इसमें अदालत के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होंगे, ठीक है? 4 अन्य लोग होंगे। अभी मैंने 2 बोल दिया था ना पिछला, 2 नहीं है वो 4 है, ठीक है? सीजीआई प्लस 4 अन्य जज होंगे, 4 अदर जजेस, ठीक है? इनका काम होगा जजों के अपॉइंटमेंट का, जज को अपॉइंट करने का, ठीक है? ये सिर्फ नाम देंगे, अपॉइंट प्रेसिडेंट ने ही करना है। ठीक है, हाई कोर्ट का जो कोलिजियम होगा लेड बाय चीफ जस्टिस, ठीक है? चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट में भी कोलिजियम होता है, ऐसे सुप्रीम कोर्ट का भी कोलिजियम है। तो हाई कोर्ट का जो कोलिजियम है उसमें चीफ जस्टिस होंगे उनके, और 4 वहीं के सीनियर मोस्ट जज होंगे, ठीक है? हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज होंगे, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा जो हाई कोर्ट का जो कोलिजियम है, ठीक है? द्वारा नियुक्ति के लिए अनुशासित नाम सीजीआई और कोलिजियम द्वारा अनुमोदित के बाद ही सरकार तक पहुंचते हैं, ठीक है? अब जो हाई कोर्ट में मान लीजिए हाई कोर्ट का जो कोलिजियम है, ठीक है, यहाँ इन्होंने नाम भेज दिया कुछ, तो ये नाम जो है पहले सुप्रीम कोर्ट की कोलिजियम के पास जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट की कोलिजियम के पास जाएंगे, ठीक है? जो सुप्रीम कोर्ट की कोलिजियम के बाद जो है वो अपने सरकार के पास जाएंगे, फिर सरकार के द्वारा जो है वो राष्ट्रपति तक पहुंच जाएंगे, और राष्ट्रपति जो है उस पर अगर जैसा उनका, ठीक है, वो क्या है सिग्नेचर सिग्नेचर कर देंगे उस पर, ठीक है, और अपॉइंटमेंट हो जाएगा, अपना अपॉइंटमेंट हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? ये रहा। उसके बाद देखिएगा क्या है अपने लिए खास इसमें। तो ये तो आपको बता दिया, थर्ड वाला पॉइंट बता चुका है कि सरकार द्वारा
राष्ट्रपति को भेजेंगे और राष्ट्रपति जो है अपॉइंट कर देंगे। अब देखिएगा क्या न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए क्या आवश्यक योग्यताएं हैं, ठीक है, आवश्यक योग्यताएं क्या चाहिए हमें, ठीक है, न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए क्या आवश्यक योग्यताएं चाहिए। तो देखिए सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए, तो बहुत ही आवश्यक बात होगी, क्या उन्हें क्या भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। उसके बाद क्या रहा हमारे पास, 5 साल तक किसी उच्च न्यायालय या लगातार उच्च न्यायालय की न्यायाधीश होना चाहिए, ठीक है, ये न्यायाधीश होना चाहिए। 5 साल तक उनको हाई कोर्ट का जज होना पड़ेगा, ठीक है, ये पता होना, जज ऑफ हाई कोर्ट 5 साल तक, ये पता होना चाहिए, 5 साल तक हाई कोर्ट का जज होना, 5 साल तक हाई कोर्ट जज ये हो वो, ठीक है। और 10 साल तक उन्होंने क्या एडवोकेट रहे हो, एडवोकेट रहे हो, या तो एडवोकेट रहे हो 10 साल तक हाई कोर्ट में, ये पता है, ठीक है। 5 साल तक या तो जज रहे हो या 10 साल तक एडवोकेट रहे हो, ठीक है, अधिवक्ता जिसे हम बोलते हैं, 10 साल तक, और भारत का नागरिक होना चाहिए। तो ये जो है इनकी जो है वो क्वालिफिकेशन है, ठीक। अब देखिए राष्ट्रपति की राय में उन्हें राष्ट्रपति की राय में क्या एक प्रतिष्ठित विधिवेता होना चाहिए, ठीक है, जूरिस्ट ये होना चाहिए, ठीक है, ये है। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी उनके मिनिमम एज के बारे में कोई जिक्र नहीं है, ठीक है, कोई मिनिमम एज नहीं है जज बनने की, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की कोई मिनिमम एज नहीं है, ठीक है, ये लिखा नहीं गया है कहीं पर भी, ठीक है। और अपॉइंटमेंट एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, न्यूनतम आयु कोई निर्धारित है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन आया कि क्या न्यूनतम आयु कोई निर्धारित है, तो न्यूनतम आयु नहीं निर्धारित है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्या है, कार्यकाल क्या है उनका, सुप्रीम कोर्ट के जज का कार्यकाल क्या है। देखिए संविधान ने आपके क्या किया, देखिए संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, ठीक है, कार्यकाल निश्चित नहीं किया है, ठीक है। हालांकि हालांकि यह इस संबंध में निम्नलिखित 3 प्रावधान करता है। अब ये 3 प्रावधान क्या हैं वो जान लीजिए, ठीक है, इनके कार्यकाल के बारे में, ठीक है, कार्यकाल, ये कार्यकाल है, हाँ, टेन्योर मतलब होता है कार्यकाल, ठीक है। तो देखिएगा वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद तक जो है वो करने तक जो है पद पर बने, 65 साल जो है वो अंतिम है, ठीक है, 65 साल तक जो है वो पद धारण कर सकते हैं, ठीक है। उसकी उम्र के संबंध में कोई भी प्रश्न जो है, ऐसे प्रश्न जो है प्राधिकारी द्वारा और संसद द्वारा प्रदान किए गए तरीके से निर्धारित किया जाएगा। अब मान लीजिए उनकी आयु को लेके कोई भी अगर विवाद होता है, ठीक है, तो वो कहाँ जाएगा, ठीक है, उनके संबंध में कोई भी अगर विवाद होगा तो जो संसद होगी, ठीक है, संसद द्वारा कोई अधिकारी अगर नियुक्त किया गया तो वो उसका उसका जो है वो समाधान करेगा, ठीक है, संसद द्वारा कोई अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, प्राधिकारी नियुक्त किया जाएगा, ठीक है, वो उसका निवारण करेगा संसद द्वारा, ठीक है? और कोई इसके बारे में जो है वो फैसला नहीं करता, ठीक है, उनकी एज के बारे में इस तरीके से कोई मैटर, 65 साल तक ये अंतिम है, ठीक है, 65 साल तक आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखिए किसको अगर रिजाइन करना हो अपने अपने चीफ जस्टिस को, तो किससे रिजाइन करेंगे, वो प्रेसिडेंट को रिजाइन करेंगे, ठीक है, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट कर रहे हैं और प्रेसिडेंट को ही उन्होंने त्याग पत्र देना है, ठीक है। अब देखिए अगर उन्हें पद से हटाना हो, या तो उन्होंने खुद रिज़ाइन किया तो बात अलग है, ठीक है? लेकिन अगर उन्हें पद से हटाना हो तो देखिए, वो कैसे होगा, देखिए उन्हें संसद की सिफ़ारिश होनी चाहिए, राष्ट्रपति, ठीक है? राष्ट्रपति हटाएँगे राष्ट्रपति, लेकिन संसद की सिफ़ारिश होनी चाहिए। अगर उन्हें हटाना होगा संसद की सिफ़ारिश होनी, दोनों संसद होगी, ठीक है? लोकसभा, राज्यसभा दोनों होगी। देखिए क्या है प्रक्रिया जान लेते हैं, देखिए किस तरीके की प्रक्रिया है उनको हटाए जाने की, ठीक है? देखिएगा, ये लिखा है सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है, ठीक है? उनके पद से हटाया जा सकता है, ठीक है? राष्ट्रपति को हटाने का आदेश तभी जारी हो सकता है जब संसद द्वारा उसे उसी सत्र में इसी तरीके से निष्कासन के लिए अभिभाषण प्रस्तुत किया गया, ठीक है? यहाँ पर जो है आपका रिमूवल जो है ये रिमूवल ऑर्डर जो है ये एड्रेस पार्लियामेंट में एड्रेस आना चाहिए, पार्लियामेंट द्वारा जो है वो प्रस्ताव पारित होना चाहिए, ठीक है, दोनों हाउस में, ठीक है, जजेस इंक्वायरी एक्ट कहते हैं इसको, लिखा हो तो अभी बता देंगे आपको इसमें। ये अब देखिए जो भी अभिभाषण होगा उसको देखिए 2/3 बहुमत से पास होना होगा, किससे होगा, 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए, ठीक है, ये खास तरीके का वो होगा ना, ठीक है। अब देखिए क्यों हटाया जाएगा, हटाने के 2 आधार जो होंगे, देखिए और कोई भी आधार नहीं हो सकता, आधार क्या होगा, या तो साबित कदाचार किया हो उन्होंने या अक्षमता, ठीक है, या तो उन्हें अक्षम पाए जा रहे हैं वो, ठीक है, अपने कार्यों में, या कदाचार, ठीक है, उन कदाचार के लिए, ठीक है, 2 ही ऐसे आधार है जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाएगा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाएगा, ठीक है। ये लिखे, इसको पढ़ते हैं जरा, देखिए अभिभाषण का समर्थन संसद के प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत से होना चाहिए, विशेष बहुमत कहते हैं 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए इसको, मेजोरिटी, ठीक है, 2/3 मेजोरिटी चाहिए, ठीक। अब देखिए 2/3 बहुमत चाहिए, उसके बाद देखिए यानी उस सदन के कुल सदस्यता के बहुमत
ठीक है, ये आपको कम से कम 2/3 बहुमत, ये आपको पता होना 2/3 बहुमत से आपका वो होना चाहिए, रेज़ोल्यूशन पास होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद देखिए जजेस इंक्वायरी क्या एक्ट क्या कहता है? ये जो जजों को हटाने की जो प्रक्रिया है वो जजेस इंक्वायरी एक्ट यहाँ उसके बारे में लिखा गया है, ठीक है? जजेस इंक्वायरी एक्ट ये लिखा गया है यहाँ इसके बाद। महाभियोग की जो प्रक्रिया महाभियोग ही कहा जाता है, ठीक है? जैसे राष्ट्रपति के लिए महाभियोग शब्द का उपयोग किया गया उनके हटाने की प्रक्रिया को, वैसे ही अपने जजों को हटाने की जो प्रक्रिया वो भी महाभियोग कहलाई जाती है, ठीक है? द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को हटाने से संबंधित प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, ठीक है? ये जजेस इंक्वायरी एक्ट है जहाँ पर जो है उनको हटाने की प्रक्रिया के बारे में लिखा गया है महाभियोग, ठीक है? दोनों हाउसेस द्वारा जो है वो पास होना पड़ेगा, ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए। आज जो हमने राष्ट्रपति जो अपने सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमने पूरा पढ़ा, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या के बारे में, ठीक है, किस तरीके के जजों को हटाया जाता है, ठीक है, महाभियोग लाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो उनके क्या बेसिस हैं, क्या आधार है जिन पर हम सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा सकते हैं, ये सब हमने जाना, ठीक है, आज के लेक्चर में। ठीक है, तो आने वाले लेक्चर सीरीज़ में हम आगे इससे और इंटरेस्टिंग लेक्चर लेके आएँगे। अगर आपको ये लेक्चर कैसे लग रहे हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।